यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि हम कल मांग की कीमत लोच के बारे में देख चुके हैं, है ना। तो आज हम मांग की आय लोच के बारे में बताएंगे, उसके प्रकार के बारे में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। मांग की आय लोच। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उपभोक्ता की आय में होने वाली परिवर्तनों का भी उस मांग पर प्रभाव पड़ता है ना। यदि उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन न हो तथा वस्तु की कीमतें यथास्थिर रहें तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है। सिंपल सी बात है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उसकी मांग वस्तु की मांग में कमी आ जाती है ना। तो देखते हैं मांग की आय लोच। उपभोक्ता की आय में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के अंश डिग्री को बताती है ना। अतः मांग की आय लोच की धारणा का प्रयोग अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों का उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए किया है। मांग की आय लोच याद करने के लिए वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को उपभोक्ता की आय में हुए अनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है। सूत्र के माध्यम से इसको देखते हैं। ये सूत्र है ना। मांग की आय वस्तु की खरीदी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे में उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन, है ना। इस तरह हम सूत्र लिखेंगे या फिर इसको समीकरण के रूप में EY, है ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर चेंज, है ना, क्वांटिटी बट्टे क्वांटिटी मात्रा, वस्तु की मात्रा गुणित चेंज Y उपभोक्ता की आय बट्टे में उपभोक्ता की आय, है ना। इस तरह हम इसके प्रकार को देखते हैं ना। मांग की आय लोच के बराबर। मांग की आय लोच इकाई के बराबर। मांग की आय लोच इकाई से अधिक। मांग की आय लोच इकाई से कम। शून्य मांग की आय लोच। ऋणात्मक मांग की आय लोच, है ना। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मांग की आय लोच इकाई के बराबर। जब मांग में होने वाला परिवर्तन एवं उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात EY बराबर 1। सामान्यतया उपभोक्ता की आय एवं उसकी मांग में धनात्मक संबंध होता है। अतः उपभोक्ता की आय लोच इकाई के बराबर होने पर मांग की रेखा मूल बिंदु O से 45 के कोण पर नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई रेखा होती है ना। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। O x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। O y अक्ष पर उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है। ये जो रेखा है DD वक्र, ये मांग रेखा है। जब उपभोक्ता की आय OY है तो उसकी मांगी गई मात्रा OQ है। जब उपभोक्ता की आय Y से बढ़कर OY 1 हो जाता है तो उपभोक्ता की जो वस्तु की मात्रा है
को ओ क्यू से बढ़ाकर O2 कर देता है। इस तरह इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है ना। तो इसको सूत्र के माध्यम से देखें तो EY बराबर 1 इसमें बराबर है ना, मांग की आय लोच इकाई के बराबर है, मतलब इसमें और इसमें परिवर्तन बराबर हुआ है। इसमें वही दिखा गया है कि स्पष्टीकरण है ना, OY अक्ष पर वस्तु की मात्रा यही वाला है, OY अक्ष वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय, OY अक्ष उपभोक्ता की आय है ना, को दर्शाए गए हैं, ये जो दर्शाए गए है ना। DD वक्र मांग रेखा है, ये जो DD वक्र है मांग रेखा है, बिंदु O से 45 डिग्री के कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो 45 के कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसी को बताना है। फिर दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं। मांग की आय लोच इकाई से अधिक। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है, तब मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात EY बराबर ग्रेटर देन 1 है ना। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है ना, तो उसकी मांग मतलब वृद्धि होती है 10%, तो उसकी वस्तु की मात्रा में 20% वृद्धि हो जाती है। इसी को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, O एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता की आय OY है तो वस्तु की मात्रा OQ खरीद रहा है। जब उपभोक्ता की आय OY से बढ़कर OY 1 हो जाता है तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा में OQ से बढ़कर OY 1 हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो परिवर्तन में मान के चलो 10% हो रहा है, तो इसमें 20% वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रहा है ना। इसको हम ये जो चित्र के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि ये वाला जो बड़ा है ये वाला छोटा है। इससे हमें पता चला है कि उपभोक्ता की आय में 10% वृद्धि हुआ है, लेकिन जो वस्तु की मात्रा है उसमें 20% परिवर्तन हुआ है। इसलिए ED इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर ग्रेटर देन 1, मांग की आय लोच इकाई से अधिक। मांग की आय लोच इकाई से कम। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन कम होता है, तब मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। जैसे कि डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, है ना। O एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता की आय OY होता है तो वस्तु की मात्रा OQ होता है। जब उपभोक्ता की आय OY से बढ़कर OY 1 हो जाता है तो वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है ना। इस तरह देखा जाए तो उपभोक्ता की आय में 20% वृद्धि हुआ है ना, और जो वस्तु की मात्रा है उसमें 5% वृद्धि हुआ है। इससे हमें यह पता चला है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि अधिक हुआ है, लेकिन जो वस्तु की मात्रा है उसमें कम हुआ है। इस तरह EY बराबर लेस देन 1, मांग की आय लोच इकाई से कम है ना। शून्य मांग की आय लोच, है ना। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब मांग की आय लोच शून्य के बराबर होती है।
देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर इसमें वस्तु लिख देंगे, वस्तु की मात्रा है ना। तो उपभोक्ता की आय वाई होती है, तो उसकी वस्तु की मात्रा ओ क्यू होती है ना। ये जो डी वक्र मांग रेखा है ना। और जब उपभोक्ता की आय वाई से ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 होता है, फिर भी मांग ओ क्यू ही खरीदता है ना। जब उपभोक्ता की आय में वाई 1 से बढ़कर वाई 2 हो जाता है, फिर भी उस वस्तु की मात्रा में ओ क्यू ही रहता है। इस तरह हम देखा जाए तो इसमें शून्य मात्रा है ना, वस्तु की मात्रा है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रहा है, फिर भी मांग में कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ई वाई बराबर शून्य मांग की आय लोच है ना। ये देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।